नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम पोषण एवं स्वास्थ्य जो हमारी प्रथम यूनिट है उसका 4th चैप्टर टीकाकरण के बारे में बात करेंगे। आज हम राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण के होने वाले दुष्प्रभाव और किन बीमारियों के लिए टीका लगाया जाता है आदि के बारे में जानकारी लेंगे। टीकाकरण क्या है? बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार आता है। यूनिवर्सल टीकाकरण या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य निम्न हितग्राहियों को सुरक्षित रूप से टीकाकरण करना है। हमारे हितग्राही गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु हैं। गर्भवती महिलाओं को जितना जल्दी हो सके उपर्युक्त टीटी या टिटेनस टॉक्साइड की खुराक और नवजात शिशुओं को और बच्चों को जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ओपीवी आदि टीके लगाए जाते हैं। 1 वर्ष की उम्र के पहले पूर्ण टीकाकरण के लिए ओपीवी की 3 खुराक, रोटावायरस की 3 खुराक जहां लागू हो, पेंटावेलेंट की 3 खुराक, आंशिक आईपीवी की 2 खुराक, पीसीवी की 3 खुराक जहां लागू हो, मीजल्स या एमआर वैक्सीन पहली खुराक, जेई पहली खुराक जहां लागू हो। 2 वर्ष की उम्र के पहले संपूर्ण टीकाकरण के लिए एमआर वैक्सीन दूसरी खुराक, डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, पीसीवी बूस्टर जहां लागू हो और जेई की दूसरी खुराक जहां लागू हो। टीका लगाने के लिए सुई की विभिन्न स्थितियां। ये कुछ स्थितियां हैं जिसके अंतर्गत त्वचा में, उपत्वचा में या मांसपेशियों में टीका लगाया जाता है। नवजात शिशु, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। अब हम देखेंगे नवजात शिशुओं के लिए नवजात शिशु को टीके कब कब लगाए जाते हैं। तो जन्म के तुरंत बाद में बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी या ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे कहा जाता है, ये तीनों टीके जन्म के समय लगाए जाते हैं। पेंटावेलेंट 1, 2 और 3 ये क्रमशः 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह मतलब 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पर लगाया जाता है। पेंटावेलेंट का टीका डिप्थीरिया, पेंटावेलेंट मतलब 5 टीकों को मिला के, 5 बीमारियों को मिला के, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिप, इन 5 के लिए लगाया जाता है। अगला है फ्रैक्शनल आईपी, ये 6 सप्ताह और 12 सप्ताह पूर्ण होने पर लगाया जाता है। रोटावायरस 6 सप्ताह पूर्ण होने पर लगाया जाता है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये 6 सप्ताह, 14 सप्ताह पूर्ण होने पर और 9 माह पूर्ण होने पर बूस्टर डोज लगाया जाता है। इसके अलावा खसरा का टीका 9 से 12 माह के बीच लगाया जाता है और जापानी इंसेफेलाइटिस जो यह भी 9 से 12 माह के बीच लगाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह पर बच्चों को दी जाती है, जो कि प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष तक सभी बच्चों को पिलाई जाती है। ये तो थे नवजात शिशुओं में लगने वाले टीके। अब हम बच्चों में लगने वाले टीके देखेंगे, जैसे डीपीटी बूस्टर जो कि 16 से 24 महीने में लगाया जाता है और अधिकतम 7 वर्ष तक लग सकता है। खसरा रूबेला की दूसरी खुराक ये भी 16 से 24 महीने के बीच में लगाया जाता है। ओपीवी बूस्टर 16 से 24 महीने में और जापानी इंसेफेलाइटिस ये भी 16 से 24 महीने में लगाया जाता है। विटामिन ए की सेकेंड डोज यह 16 माह पर और उसके बाद प्रत्येक 6 माह पर एक खुराक दी जाती है। डीपीटी बूस्टर 5 से 6 वर्ष में दी जाती है और टीटी 10 वर्ष और 16 वर्ष में लगाया जाता है।
अगर आप इन टीकों के बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम आपको बताएंगे कि टीका कब लगाया जाता है, अधिकतम आयु क्या है, खुराक और कहाँ पर टीका लगाया जाता है। अब हम जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को टीका कब लगाया जाता है। गर्भवती महिलाओं को टीटेनस टॉक्साइड के गर्भावस्था के समय 2 टीके लगाए जाते हैं। टीटी पहला जो गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में लगाया जाता है और टीटी सेकेंड यह टीटी फर्स्ट के 4 सप्ताह के बाद में लगाया जाता है। टीटी बूस्टर डोज भी लगाया जाता है, जो कि यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों में टीटी की दूसरी खुराक दी गई हो तब यह बूस्टर डोज लगाया जाता है। टीकाकरण का सार। टीकाकरण का लक्ष्य जो है वो संपूर्ण टीकाकरण करना है। टीकाकरण में 2 पंजीयन होते हैं, पहला गर्भवती महिला का एवं शिशु का, जो कि RCH पोर्टल पर होता है। टीकाकरण के फायदे। पहला है शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना, दूसरा बाल विकलांगता में कमी लाना, तीसरा बाल कुपोषण में कमी लाना, चौथा है 11 जानलेवा बीमारियों से बचाव की गारंटी देता है टीकाकरण, पांचवा है महामारी नियंत्रण के लिए अस्त्र शस्त्र होता है। 0 से 5 साल तक के बच्चों को टीके कब कब लगवाना है। 0 डोज जो कि जन्म के समय लगता है, उसके पश्चात 1.5 माह में, 2.5 माह में, 3.5 माह में, 9 से 12 माह में, 16 से 24 माह में और 5 साल में बच्चों को टीके लगवाना है। टीकाकरण के अंतर्गत इन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बनाकर इन क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत लाना है। पहला है स्वास्थ्य सेवाएं, आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मजरे एवं टोले, ईंट भट्टे, क्रेशर, घुमक्कड़ आबादी, स्लम एरिया और निर्माण स्थल। टीकाकरण के दौरान कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, OPV की वैक्सीन, IPV वैक्सीन, पेंटावेलेंट, RVV की वैक्सीन। इसके अलावा TPT की वैक्सीन, MR वैक्सीन, PCV की वैक्सीन और TD की वैक्सीन। ये सभी वैक्सीन जो है वो टीकाकरण के दौरान ANM के पास होती है और लगाई जाती है। टीकाकरण के दौरान निम्न गंभीर बीमारियों से बचाना है। हेपेटाइटिस, दूसरा पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, दस्त रोग, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, मिजल्स और तपेदिक, ये सभी गंभीर बीमारियां हैं जिनके लिए टीके उपलब्ध हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में टीकाकरण की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में टीकाकरण कार्यक्रम और विकसित हुआ है। नए टीकों को टीकाकरण सारिणी में सम्मिलित किया गया है। जैसा कि 1978 में टीकाकरण का विस्तार कार्यक्रम आरंभ हुआ था, जिसमें BCG, TPT, OPV, टाइफाइड इन सभी को शामिल किया गया था। 1983 में गर्भवती महिलाओं को TT वैक्सीन की शुरुआत की गई थी। 1985 में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। इसमें 1985 में टाइफाइड को हटा दिया गया था। 1990 में विटामिन A की पहली खुराक का आरंभ हुआ था। 1995 में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार 1997 में UIP में टीकों पर VVM की शुरुआत की गई। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ। 2007-08 में हेपेटाइटिस B टीके को 10 राज्यों के सभी जिलों में आरंभ किया गया। 2010 में खसरे की दूसरी खुराक को नियमित टीकाकरण एवं 14 राज्यों में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के द्वारा आरंभ किया गया। 2011 में हेपेटाइटिस B टीके को पूरे देश में और होमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B टीके को 2 राज्यों में पेंटावेलेंट के रूप में आरंभ किया गया। 2013 में पेंटावेलेंट टीके का 9 राज्यों में विस्तार किया गया। 2014 में भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। 2015 में भारत को मातृ और नवजात टेटेनस उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया गया।
2016 में 4 राज्यों में रोटा वायरस टीके को प्रारंभ किया गया। 2016 में ही रोटा वायरस टीके को अन्य राज्यों में आरंभ किया गया। 2017 में एमआर टीके का प्रारंभ किया गया। ये थी टीकाकरण के क्षेत्र में भारत में कुछ उपलब्धियां। नियमित टीकाकरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारी की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं। पहला, टीकाकरण के लिए कार्य योजना बनाना। दूसरा, शीत श्रृंखला कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध करना। तीसरा, वैक्सीन कैरियर और अन्य टीकाकरण सामग्रियों को निर्धारित स्थल पर प्राप्त करना। चौथा, टीकाकरण सत्र की तैयारी और आयोजन करना। लाभार्थियों के अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करना। रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और ड्रॉप आउट के मामलों का पता लगाना। सातवां, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उनके कार्य क्षमता का विकास करना। आईसीडीएस की पर्यवेक्षकों के साथ में समन्वय स्थापित करना। टीकाकरण कवरेज को प्रभावित करने वाले कारक निम्न कारक हैं। पहला, टीकाकरण सेवाएं। दूसरा, कर्मचारियों की स्थिति। तीसरा, प्रशिक्षण। चौथा, योजना। पांचवा, सामुदायिक भागीदारी एवं प्रचार प्रसार। चलो आगे विस्तार से समझते हैं। टीकाकरण के संबंध में कुछ शब्द है जिनका अर्थ हम जानते हैं। ड्रॉप आउट का अर्थ है वैसे लाभार्थी जो एक या एक से अधिक टीके लेकर अगले टीके के लिए नहीं आते हैं, जिससे उनका टीकाकरण अधूरा रह जाता है, इसे ड्रॉप आउट कहा जाता है। दूसरा शब्द है लेफ्ट आउट। इसका अर्थ है ऐसे लाभार्थी जिन्हें पहचान या सूचीबद्ध नहीं किया गया है और वह कोई टीका प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसे लेफ्ट आउट कहा जाता है। जो बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं, अब उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लक्षित टीकारोधक बीमारियां निम्नलिखित हैं। पहला है तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, गलघोटू, काली खांसी, टिटेनस, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटावायरस जनित डायरिया, न्यूमोकोकल जनित निमोनिया और आखिरी है खसरा, रूबेला या मीजल्स। एकाएक लुंज पुंज लकवा, इसके बारे में जानते हैं। एकाएक लुंज पुंज लकवा या एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस पिछले 6 माह के दौरान 15 वर्ष तक का कोई भी बच्चा जिसका कोई भी रंग किसी भी कारण अचानक लुंज अथवा कमज़ोर पड़ गया हो, इसे एकाएक लुंज पुंज लकवा कहा जाता है। नवजात टिटेनस। नवजात टिटेनस जीवन के पहले 2 दिनों के दौरान चूसने एवं रोने के सामान्य लक्षण वाला कोई नवजात जिसे 3 दिन से 28 दिन के आयु के बीच में सामान्य रूप से मां का दूध न चूस पाना या न रोना और शरीर का कड़ापन, अकड़न, चमकी का लक्षण होना नवजात टिटेनस कहलाता है। खसरा और रूबेला। खसरा एवं रूबेला यदि किसी व्यक्ति को बुखार के साथ में चकत्ते, लाल सूखे दाने हो तो इसे खसरा एवं रूबेला के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है। गलघोटू या डिप्थीरिया। गलघोटू या डिप्थीरिया यदि किसी व्यक्ति को बुखार, गले में दर्द एवं टॉन्सिल का लाल होना या खांसी एवं टॉन्सिल या उसके आसपास वाइट डार्क ग्रे थक्का, झिल्ली होना, यह गलघोटू या डिप्थीरिया कहलाता है। काली खांसी। काली खांसी यदि किसी व्यक्ति को कम से कम 2 सप्ताह से खांसी हो एवं इनमें से कोई भी लक्षण हो, जैसे खांसी का लगातार होना, खांसने के बाद में सांस लेने की जोरदार आवाज़ होना, खांसने
के तुरंत बाद उल्टी का होना, पहले से स्पष्ट चिकित्सीय कारण अस्थमा टीबी का होना, ये काली खांसी के लक्षण हैं। तपेदिक या टीबी। टीबी या तपेदिक कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। प्रभावित अंग है, मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, साथ ही हड्डियों, जोड़ों और मस्तिष्क सहित शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। प्रभाव गंभीर बीमारी के साथ साथ मृत्यु भी हो सकती है। तपेदिक की पहचान कैसे करें? ऐसा बच्चा जिसे 2 सप्ताह से अधिक बुखार हो। दूसरा, लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो। तीसरा, बच्चों को वजन में गिरावट हो। चौथा, लंबे समय से वजन में वृद्धि न होना। पांचवा, ऐसा बच्चा जिसका संपर्क ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिनमें विगत 2 वर्षों से सक्रिय टीबी होने की पुष्टि का शक हो। तपेदिक टीबी कैसे फैलता है? पहला, जब कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित किसी दूसरे व्यक्ति की खांसी या छींक के कणों से संपर्क में आता है तो उसे भी टीबी हो सकती है। दूसरा, भीड़भाड़ वाली जगह पर अधिक टीबी फैलती है। तीसरा, मवेशियों का कच्चा दूध बिना उबाले पीने से भी टीबी होती है। चौथा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं वहां एवं कुपोषित क्षेत्र में भी टीबी फैलती है। तपेदिक या टीबी की रोकथाम कैसे की जाती है? बेसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन बीसीजी का टीका बचपन में होने वाली टीबी के गंभीर रूपों की रोकथाम कर सकता है। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का कारण है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण एक विषाणु के कारण होता है। इसका प्रभावित अंग है, यह लीवर को प्रभावित करता है। शिशु को जन्म के दौरान 1 वर्ष तक की उम्र के पहले संक्रमित हो जाते हैं। इसमें रोगी 90% दीर्घकालिक रूप से प्रभावित हो जाता है। यह एक अत्यंत संक्रामक HIV से 50 से 100 गुना अधिक संक्रामक रोग है। तीसरा प्रभाव, यह रोग पीलिया, सिरोसिस और लीवर कैंसर का प्रमुख कारण बनता है। हेपेटाइटिस बी की पहचान कैसे करें? इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं पीलिया, दूसरा गहरा पीला मूत्र आना, तीसरा भूख न लगना, बेचैनी होना, अत्यंत थकान और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होना आदि इस बीमारी के लक्षण हैं। हेपेटाइटिस बी रोग कैसे फैलता है? यह रोग मुख्य रूप से संक्रमित रक्त या शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे जन्म के दौरान मां से बच्चों में, असुरक्षित यौन संबंध से, सुइयों के असुरक्षित इस्तेमाल से, रक्त आधान से और पांचवा, संक्रमित सुई से दुर्घटनावश चुभने के कारण। हेपेटाइटिस बी की रोकथाम कैसे की जाए? पेंटावालेंट वैक्सीन के टीके के माध्यम से बच्चों को हेपेटाइटिस बी रोग के संक्रमण और इसकी जटिलताओं की रोकथाम संभव है। पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस का कारण है पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस 1-2-3 के संक्रमण के होने वाला एक अति संक्रामक रोग है। प्रभावित अंग है, मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह वायरस मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली रीढ़ की तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है। इसका परिणाम प्रत्येक 200 पोलियो संक्रमणों में से एक संक्रमण में असाध्य लकवा का कारण बन जाता है। विशेष नोट, पोलियो का आखिरी केस 2011 में पश्चिम बंगाल में मिला था और भारतवर्ष को 27 मार्च 2014 से पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। परंतु जब तक पूरी दुनिया पोलियो मुक्त नहीं हो जाती
तब तक यह महत्वपूर्ण है कि सभी पोलियो प्रतिरक्षण और टीकाकरण अभियान जारी रहेंगे। पोलियोमाइलिटिस की पहचान कैसे की जाए? 15 वर्ष की आयु के बच्चों के शरीर के किसी भी भाग में अचानक कमजोरी या लकवे के लक्षण पोलियो के अंतर्गत आते हैं। पोलियोमाइलिटिस कैसे फैलता है? मुख्य रूप से पोलियो एक व्यक्ति के मल से निकले विषाणु का दूसरे व्यक्ति के मुख में दूषित विषाणु के प्रवेश करने से फैलता है। दूसरा, अस्वच्छ जगह में जब लोग मल दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं तो यह विषाणु मुख्य माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। पोलियोमाइलिटिस की रोकथाम एवं बचाव। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का टीका प्रभावी ढंग से संक्रमण को रोक देता है। अब हम गलघोटू या जिसे डिप्थीरिया भी कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। डिप्थीरिया या गलघोटू। डिप्थीरिया या गलघोटू एक जीवाणु कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया एक ऐसा संक्रामक रोग है जो आमतौर पर गले और टॉन्सिल को प्रभावित करता है, जिससे एक ऐसी झिल्ली बन जाती है जो सांस लेने में रुकावट पैदा करती है और जिससे मौत भी हो सकती है। डिप्थीरिया की पहचान कैसे करें? यह ऊपरी श्वसन मार्ग में निम्नलिखित लक्षण पैदा करता है: गले में खराश या आवाज़ बैठ जाना या खाना निगलने में दर्द होना तथा ग्रसनी या नाक में झिल्ली का बन जाना। डिप्थीरिया रोग कैसे फैलता है? डिप्थीरिया के जीवाणु संक्रमित व्यक्ति के मुंह, नाक और गले में रहते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने और चीखने से फैलता है। डिप्थीरिया रोग को कैसे रोका जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार डीपीटी पेंटावेलेंट टीके में निहित डीपीटी बूस्टर एवं टीडी की बूस्टर खुराक रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका है। काली खांसी या पर्टुसिस, इसका अन्य नाम पर्टुसिस भी है। पर्टुसिस या काली खांसी मुंह, नाक और गले में रहने वाले बोर्डेला पर्टुसिस जीवाणु के संक्रमण से होने वाली श्वास नली की एक बीमारी है। यह अति संक्रमणीय बीमारी है जिसका लक्षण बार बार खांसी आना है और यह खासकर नवजात शिशु और छोटे बच्चों में निमोनिया और अन्य जटिलताओं के साथ में मृत्यु का कारण बन सकती है। काली खांसी बीमारी की पहचान कैसे करें? ऐसा व्यक्ति जिसे कम से कम 2 सप्ताह से खांसी हो एवं निम्नलिखित में से कोई एक लक्षण मौजूद हो, जैसे खांसी के दौरे उठना, हुपिंग हु करते हुए श्वास क्रिया का होना, खांसी के तुरंत बाद उल्टी का आना या अन्य स्पष्ट कारणों के बिना खांसी का होना। काली खांसी रोग कैसे फैलता है? यह रोग खांसने या छींकने के दौरान उत्पन्न सूक्ष्म कणों के संपर्क में आने से काली खांसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है। काली खांसी रोग को कैसे रोका जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार डीपीटी, जिसे पेंटावेलेंट में निहित होता है, के टीके और डीपीटी के बूस्टर काली खांसी से बचाव करते हैं। टिटेनस के बारे में जानकारी। टिटेनस बीमारी का कारण। टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु, जो हर जगह मिट्टी में मौजूद होता है, के संक्रमण से होता है। इस जीवाणु से संक्रमण तब होता है जब मिट्टी घाव या कटी फटी त्वचा में प्रवेश करती है। बैक्टीरिया मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन पैदा करती है जो मृत्यु का कारण बन सकता है।
नियोनेटल टिटेनस नवजात शिशुओं में और मैटरनल टिटेनस माताओं में उन क्षेत्रों की एक गंभीर समस्या है जहां रोगाणुहीन माहौल के बिना ही घर पर प्रसव कराया जाना आम बात है। टिटेनस को कैसे पहचानें? नियोनेटल टिटेनस नवजात शिशु जो अपने जीवन के पहले 2 दिनों के दौरान सामान्य ढंग से स्तनपान करते हैं और रोते हैं और उनके बाद 3 से 28 दिनों के बीच स्तनपान सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं और उनका शरीर अकड़ जाता है या शरीर में झटी या मांसपेशियों में ऐंठन या दोनों होता है। टिटेनस रोग कैसे फैलता है? टिटेनस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं होता है। सभी उम्र के लोगों में इसके जीवाणु बैक्टीरिया गंदे नाखूनों, चाकू, उपकरण, लकड़ी के नुकीले टुकड़ों, प्रसव के दौरान उपयोग किए गए अस्वच्छ उपकरण या जानवरों के काटने से होने वाले घावों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। नवजात शिशु में संक्रमण तब होता है जब गंदी चटाइयों या फर्श पर डिलीवरी कराई जाती है, नाभिनाल को गंदे उपकरणों के द्वारा काटा जाता है, नाभिनाल को साफ करने के लिए गंदे पदार्थ का उपयोग किया जाता है या प्रसव में मदद करने वाले व्यक्ति के हाथ साफ नहीं होते हैं। इससे नवजात शिशुओं में संक्रमण फैल सकता है। टिटेनस रोग को कैसे रोका जाता है? गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को टिटेनस टॉक्साइड का राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार प्राथमिक खुराक या बूस्टर खुराक देना मैटरनल और नियोनेटल टिटेनस को रोकता है। अन्य आयु समूहों को टिटेनस को रोकने के लिए टीकाकरण सारणी अनुसार सभी बच्चों को टीडी, डीपीटी पेंटावेलेंट वैक्सीन, डीपीटी बूस्टर में निहित का टीका देना आवश्यक है। अब हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी रोग के बारे में जानेंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आमतौर पर बच्चों के नाक और गले में पाए जाने वाला जीवाणु या बैक्टीरिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकारों में से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी या हिप 90% गंभीर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा संक्रमण का कारण होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हिब गंभीर निमोनिया और मेनिंजाइटिस का कारण भी बन सकता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की पहचान कैसे करें? इस रोग के संकेतों और लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, खांसी, तेजी से सांस लेना, छाती का संकुचन आदि शामिल हैं। मेनिंजाइटिस प्रभावित बच्चों में बुखार, सिर दर्द, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, गर्दन में अकड़न और कभी कभी भ्रम या बदली हुई चेतना की स्थिति हो सकती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? छींक और खांसी के दौरान निकले बूंद के माध्यम से यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। वैसे बच्चे जो स्वस्थ हैं परंतु उनके नाक और गले में जीवाणु मौजूद है, वे दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी रोग की रोकथाम। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों में हिब का टीका पेंटावेलेंट टीके में निहित होता है। लगाकर हम हिब संक्रमण और इसकी जटिलताओं को रोक सकते हैं। रोटावायरस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। रोटावायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस एक अत्यंत संक्रामक दस्त संबंधी बीमारी है जो छोटी आंत में रोटावायरस के संक्रमण होने के कारण होता है। यह शिशुओं और बच्चों में गंभीर दस्त का कारण बनता है। 3 से 12 महीने की आयु के शिशुओं की इस बीमारी से मृत्यु तक हो सकती है।
रोटावायरस बीमारी की पहचान कैसे करें? इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं पतले पाखाने से लेकर पानी जैसे दस्त और उल्टी हो सकती है, जो कि गंभीर होने पर शिशु में निर्जलीकरण भी कर सकती है। यह रोग कैसे फैलता है? यह रोग मल तथा मौखिक मार्ग से फैलता है। यह विषाणु वातावरण में स्थायी रूप से रहता है और दूषित भोजन, पानी और वस्तुओं के माध्यम से फैल सकता है। रोटावायरस की रोकथाम कैसे करें? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को रोटावायरस टीका लगाकर हम इसके संक्रमण और इसकी जटिलताओं को रोक सकते हैं। किसी भी प्रकार के दस्त के दौरान ORS देना ध्यान रखें। अगली बीमारी है न्यूमोकोकल रोग। न्यूमोकोकल रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसे न्यूमोकोकस भी कहा जाता है, जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों का एक समूह है। इन बीमारियों में से सबसे गंभीर निमोनिया, मेनिंजाइटिस और रक्त प्रवाह का संक्रमण। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जीवाणु से होने वाले निमोनिया का प्रमुख कारण है। न्यूमोकोकस के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं? न्यूमोकोकस के कारण होने वाले रोगों में निम्न रोग शामिल है, जैसे निमोनिया, बैक्टीरियमिया, सेप्सिस या रक्त प्रवाह का संक्रमण, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसे मेरुदंड और मस्तिष्क को ढकने और सुरक्षित रखने वाली झिल्ली और तरल पदार्थ में संक्रमण। चौथा, मध्य कान का संक्रमण। पांचवा, साइनस और सांस की नली का संक्रमण। न्यूमोकोकल रोग कैसे फैलता है? न्यूमोकोकस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खांसने, छींकने या निकट संपर्क में आने से फैलता है। कई रोगों के नाक व गले में कई दिनों तक या हफ्तों तक न्यूमोकोकस के जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में न्यूमोकोकस बिना किसी लक्षण के समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी बीमारी का रूप ले लेता है। न्यूमोकोकल रोग का खतरा किन लोगों में अधिक रहता है? छोटे बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है। बच्चे जिन्हें न्यूमोकोकल रोग का सबसे ज़्यादा खतरा होता है वे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, प्रतिरक्षा रहित बच्चे, तीसरा है कुपोषण, स्तनपान की कमी, घर में अधिक धुएं से संपर्क वाले बच्चे, चौथा ऐसे बच्चे जो पूर्व में इन्फ्लुएंजा और स्वतंत्र के विषाणु द्वारा संक्रमित हो, और पांचवा गरीब और हाशिए पर रहने वाली आबादी जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता नहीं हो। न्यूमोकोकल रोग को कैसे रोका जाए? इस बीमारी को PCV वैक्सीन की 3 खुराक देकर रोका जा सकता है। 6वें और 14वें सप्ताह में 2 प्राथमिक खुराक और 9 माह पर खसरा, रूबेला, MR की पहली खुराक के साथ एक बूस्टर खुराक देकर इस बीमारी की रोकथाम संभव है। खसरा, रूबेला या मीजल्स इसके अन्य नाम है। खसरा, रूबेला या मीजल्स के बारे में जानकारी। खसरा या मीजल्स रोग विषाणु से होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। यह उन बच्चों में मौत का एक महत्वपूर्ण कारण है जो कुपोषित हैं और अधिक भीड़ वाले सघन इलाकों में रहते हैं। इस बीमारी की जटिलताएं हैं दस्त के कारण निर्जलीकरण, कुपोषण, मध्य कान की सूजन, निमोनिया, अंधापन और इंसेफेलाइटिस या मस्तिष्क संक्रमण आदि। कोई भी व्यक्ति जिसे बुखार के साथ में चकते दाने यानी बिना पानी वाले दाने हो और खांसी या बहती नाक या लाल रंग हो तो मीजल्स हो सकता है। यह रोग कैसे फैलता है?
रोग का विषाणु संक्रमित लोगों की नाक और गले के स्राव से और संक्रमित व्यक्तियों के छींकने या खांसने से हवा में फैले कणों के द्वारा फैलता है। खसरा या रूबेला की रोकथाम कैसे की जाती है? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार खसरा, रूबेला, मीजल्स युक्त टीका एमआर खसरा रूबेला को रोकने में प्रभावी है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग। जापानी इंसेफेलाइटिस विषाणु के कारण होने वाला मस्तिष्क के संक्रमण का रोग है। यह भारत के कुछ राज्यों के किन्हीं चिन्हित क्षेत्रों में पाया जाता है। जेई रोग के 20 से 30% मामले जानलेवा होते हैं। मुख्यतः छोटे 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर बीमारी और मृत्यु होने का खतरा ज़्यादा होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग की पहचान कैसे करें? यह रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को साल के किसी भी समय तेज बुखार और मानसिक स्थिति में परिवर्तन, भ्रम, भटकाव, कोमा या बात करने में असमर्थता के लक्षणों सहित और आकस्मिक दौरों की शुरुआत सरल ज्वर के झटकों को छोड़कर के साथ हो सकता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग कैसे फैलता है? यह रोग का विषाणु मच्छरों द्वारा होता है। यह विषाणु आमतौर पर पक्षियों और मवेशियों, विशेष रूप से सूअरों को संक्रमित करता है, जो इनके संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। लोग इस रोग की चपेट में तब आते हैं जब कोई मच्छर किसी संक्रमित जानवर को काटने के बाद उन्हें काटता है। इस रोग को कैसे रोका जाए? इस रोग पर काबू पाने के लिए अधिक जोखिम वाले जिलों में 1 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को लक्षित अभियान के अंतर्गत जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण किया जाता है। टीके कैसे दिए जाते हैं? पोलियो के अतिरिक्त सभी रोग प्रतिरक्षक टीके इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। सिर्फ पोलियो के टीके की दवा को मुंह से पिलाई जाती है। टीकाकरण का महत्व एवं लाभ। टीकाकरण का महत्व पहला है, टीका शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। टीका शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करता है। तीसरा, टीका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। चौथा, टीकाकरण बहुत कम खर्चीला होता है। और पांचवा, टीकाकरण से समाज में फैलने वाली बीमारियों का संक्रमण रुकता है। टीके क्यों लगवाने चाहिए? बहुत से रोग रोगजनक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए अभी तक कोई औषधि नहीं बनी है जो रोगाणुओं को नष्ट करके शरीर को हानि ना पहुंचाए। इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा निम्न उपाय ढूंढे गए हैं। पहला, कुछ रोगों से बचने के लिए टीके उपयोगी होते हैं। दूसरा, रोग विशेष का टीका लगा लेने से रोग से होने वाला भय कम हो जाता है। तीसरा, टीके लगाकर बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाता है। चौथा, यदि रोग हो भी जाता है तो वह भयानक रूप नहीं लेता है। और पांचवा, अतः रोगों से बचने के लिए टीके अवश्य लगवाने चाहिए। टीके कब लगवाने चाहिए? जहाँ तक संभव हो 1 साल की आयु के अंदर चेचक, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया, टिटेनस, कुकर खांसी, पोलियो, टाइफाइड आदि के टीके लगवा लेना चाहिए। सही समय पर टीके लगवाने के निम्न लाभ हैं। पहला, भयंकर और जानलेवा रोग होने का खतरा कम होता है। दूसरा, रोगग्रस्त होने पर भी उसका प्रभाव उतना भयानक नहीं हो पाता है। तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता होने से रोग जल्दी ठीक हो जाता है। टीके किन परिस्थितियों में नहीं लगवाने चाहिए? यदि बच्चे को बुखार, खांसी, दस्त हो तो ऐसी अवस्था में तब तक टीका नहीं लगवाना चाहिए जब तक बच्चा स्वस्थ न हो जाए, या
किसी बच्चे को दाद, एक्जिमा आदि हो तो चेचक का टीका नहीं लगवाना चाहिए। एक आदर्श टीके के गुण क्या होते हैं? टीका गांठ उत्पन्न करने वाला, विषैला या रोगजनक नहीं होना चाहिए। टीका 100% सुरक्षित होना चाहिए। तीसरा है, टीका एक सामान्य व्यक्ति में टीके का विपरीत प्रभाव कम हो। त्वक से प्रतिरोधक क्षमता नष्ट नहीं होनी चाहिए। टीके से वातावरण संक्रमित नहीं होना चाहिए। टीका लंबे समय के लिए प्रभावशील नहीं होना चाहिए। और सातवां, टीका लगाने की विधि सरल होनी चाहिए। टीकाकरण के प्रकार। टीकाकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला, प्राथमिक टीकाकरण। दूसरा, बूस्टर टीकाकरण। तीसरा, सार्वजनिक टीकाकरण। प्राथमिक टीकाकरण, नवजात शिशु को जन्म के समय जो टीका लगाया जाता है उसे प्राथमिक टीकाकरण कहते हैं और उस प्रक्रिया को प्राथमिक टीकाकरण कहते हैं। इसके निम्न लाभ है। पहला, नवजात शिशु संक्रामक रोगों से बचा रहता है। दूसरा, नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1978 से की गई। इसकी नोडल एजेंसी है परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार। संशोधन के उपरांत 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम लाया गया। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की निम्न विशेषताएं हैं। प्रतिवर्ष लगभग 2.6 करोड़ शिशुओं का टीकाकरण किया जाता है। दूसरा, प्रतिवर्ष 3 करोड़ महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। तीसरा, लाभार्थी शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं आदि शामिल हैं। चौथा, यह विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख महत्व क्या है? पहला, टीकाकरण से बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। दूसरा, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तीसरा, विभिन्न बीमारियों और संक्रमण से बचाव करता है। चौथा, यह लोगों, बच्चों और महिलाओं और आने वाली पीढ़ी को संक्रमण से बचाता है। पांचवा, यह न केवल पोलियो और टिटेनस से बचाता है बल्कि आने वाली भयानक संक्रामक बीमारियों से भी बचाता है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान होने वाली चुनौतियाँ। पहला, भारत में टीकाकरण के प्रति जागरूकता का अभाव। 100% शिक्षा और साक्षरता का अभाव। तीसरा, टीकाकरण से संबंधित आधारभूत संरचना का अभाव। चौथा, टीकाकरण के प्रति विश्वास का अभाव। और पांचवा, प्रशिक्षित टीका प्रदाताओं का अभाव। मिशन इंद्रधनुष। अब हम जानेंगे मिशन इंद्रधनुष क्या है, इसके कितने चरण हैं, क्या उपलब्धियां हैं, इसकी नोडल एजेंसी कौन है और क्या विशेष है। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुई थी। इसका टीकाकरण कवरेज भारत का 87% हितग्राही है। इसका उद्देश्य 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें 7 जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के टीके नहीं लगाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष का प्रथम चरण में 201 जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का लक्ष्य तय किया गया है। मिशन इंद्रधनुष का द्वितीय चरण, वर्ष 2015 में मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण में देश के 297 जिलों को 100% शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन इंद्रधनुष की उपलब्धियां। पहला, 1 अप्रैल 2015 से 2017 तक लगभग 25.5 मिलियन बच्चों को कवर किया गया और इसी के दौरान 6.9 मिलियन गर्भवती महिलाओं को कवर किया गया। डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा, जापानी इंसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएंजा ग्रुप बी के खिलाफ टीकाकरण चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष की संचालक या नोडल एजेंसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है।
भारत सरकार इनकी संचालक एवं नोडल एजेंसी है। मिशन इंद्रधनुष में विशेष क्या है? 2017 में तीव्र मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था उन शहरी क्षेत्रों को केंद्रित करना जो मिशन इंद्रधनुष के कवरेज से अभी तक छूट गए थे। धन्यवाद साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।